और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे ईद की मुबारक खबरों के साथ, जहां देश भर के साथ साथ हिमाचल में भी ईद उल अजहा का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। शिमला में ईदगाह लक्कड़ बाजार में सुबह 9 बजे ईद की नमाज अदा की गई। वहीं बालूगंज मस्जिद और जतोग और संजौली मस्जिद में भी सुबह ईद की नमाज हुई। वहीं मिडिल बाजार की जामा मस्जिद में सुबह 9:30 बजे से नमाज अदा की गई। ईद के मौके पर लोग एक दूसरे को गले लगाकर बधाई दे रहे हैं। साथ ही नमाज में प्रदेश में अमन चैन की दुआ भी मांगी गई। सीएम सुक्खू ने प्रदेशवासियों को ईद के पर्व पर शुभकामनाएं भी दी हैं। वहीं कुल्लू में भी लोगों ने कुल्लू जिला में ईद उल अजहा की नमाज अदा की। यहां के जामा मस्जिद अखाड़ा बाजार में लोगों ने एक साथ नमाज पढ़ी और एक दूसरे को ईद की बधाइयां दी। देश भर के साथ साथ हिमाचल प्रदेश में भी ईद उल अजहा का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। शिमला में भी तमाम मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की गई। प्रदेश के लिए अमन और चैन की दुआ मांगी गई। वहीं कुल्लू से भी तस्वीरें सामने आई हैं, जहां कुल्लू की जामा मस्जिद में ईद की नमाज सुबह 9:30 बजे अदा की गई और लोगों ने अमन और चैन की दुआ मांगी। और हमारे सहयोगी राजेंद्र और रणबीर इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ सीधे हमसे जुड़ गए हैं। राजेंद्र, किस तरीके से राजधानी में ईद उल अजहा का त्योहार मनाया जा रहा है? नमाज अदा की गई मिडिल बाजार में, संजौली में और जहां जहां भी मस्जिद मौजूद है। आपके पीछे कुछ लोग भी मैं देख पा रही हूं, जरा उनसे बातचीत कीजिए और न्यूज़ 18 की तरफ से उन्हें भी ईद की मुबारकबाद अदा कीजिए। राजेंद्र। बिल्कुल जैस्मीन, इस वक्त मैं छोटा शिमला में मौजूद हूं और अभी कुछ देर पहले यहां पर कह सकते हैं कुछ क्षण पहले नमाज अदा की गई और अमन और चैन की दुआ मांगी गई। हिमाचल प्रदेश की खुशहाली के लिए दुआ की गई और ड्रग्स को लेकर भी यहां पर ड्रग्स भी हिमाचल को लेकर दुआ मांगी गई। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। जी, आज क्या क्या रहा और कैसे मनाया गया? आज ईद उल अजहा का दिन था और ये खुशी का दिन है और अमन चैन के लिए हमने दुआ मांगी है, पूरे विश्व के लिए, पूरी दुनिया के लिए, खासकर अपने देश के लिए और प्रदेश के लिए और आपसी भाईचारे के लिए दुआ की है। जी बिल्कुल। अब क्या नाम है आपका? आजम। क्या आज कैसे कैसे क्या क्या बनाया था, क्या क्या खाया? नए कपड़े पहने हैं? अच्छा, ठीक। अब आपका नाम क्या है? बहुत बढ़िया जी। मेरा नाम मोहम्मद अजीम है। अब क्या कहना चाहेंगे आज के विशेष दिन में? आज का दिन बहुत अच्छा होता है। आज के दिन बकरे कटते हैं ईद के दिन। जी जी। आप क्या कहेंगे, क्या संदेश आज और क्या? मेरा नाम मोहम्मद अबरार है। आज का दिन हमारे लिए बहुत अच्छा दिन होता है, शुभ होता है हमारे लिए दिन। और आज हम अपने भाईचारों के साथ अच्छे व्यवहार उसके साथ रहते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब क्या नाम आपका है? मेरा नाम मोहम्मद फारूक है। और आज बहुत खुशी का दिन था। आज मोहब्बत का बहुत अच्छा दिन था। आज हमने सब ने मिलकर नमाज पढ़ी और मिलकर अपने देश के लिए दुआएं मांगी। जी जैस्मिन, आप देख सकते हैं तो आज करीब 9 बजे से ही यहाँ अलग अलग मस्जिदों में दुआओं का दौर शुरू था। नमाज अदा की गई सुबह 9 बजे और उसके बाद फिर क्योंकि स्पेस की कमी भी रहती है तो ऐसे में लोग आते जाते हैं, दुआ मांगते रहते हैं, नमाज अदा करते हैं और फिर चले जाते हैं। तो एक क्रम। बिल्कुल राजेंद्र, सुबह से ही नमाजों का सिलसिला जारी है। मस्जिदों में लोग पहुंचकर ईद की नमाज अदा कर रहे हैं। रणबीर का एक बार रुक कर लेते हैं। रणबीर, आप कहां पर मौजूद हैं और क्या ईद की जो नमाज है वो अदा कर ली गई है? लोगों का क्या कुछ कहना है? जरा एक बार माहौल दिखाइए और लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश कीजिए। रणबीर। जी हाँ जैस्मिन, अभी जो ईद की नमाज अदा की गई है। इस वक्त हम बालूगंज मस्जिद में खड़े हैं। यहाँ पर तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि किस तरह का यहाँ पर माहौल है। बच्चों की तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगी। जब कोई त्योहार होता है बच्चे सबसे ज्यादा खुश यहाँ पर नजर आते हैं और यहाँ पर अमन और चैन की जो है दुआ मांगी गई है और पूरे विश्व शांति की कामना यहाँ से की गई है।
और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है। दूर दूर से इस मस्जिद में लोग आते हैं। आज तो हर बार जब हम ईद के मौके पर आते हैं जैस्मिन, तो अफगानिस्तान के छात्र जो है हमारे साथ होते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। बिल्कुल। एक बार फिर से अपना तारुफ करवाइए दर्शकों से और क्या कहेंगे आज के इस मौके पर। मेरा नाम मिसबा यूसुफजै है, मैं अफगानिस्तान से हूं और यहाँ पे पढ़ाई कर रहा हूं हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में। आज जैसे सबको मालूम है कि ईद उल अजहा की पहली दिन है और हमने नमाज अदा की है और नमाज के बाद मतलब ईद की मुबारकबाद दी। तो मैं भी आपके मीडिया के माध्यम से सब लोगों को जो भी मुझे देख रहा है उसको मैं अपने दिल की गहराइयों से ईद की मुबारकबाद देना चाहता हूं और उसको मैं ये पैगाम देना चाहता हूं कि ईद खुशी का दिन है, इसमें आप खुश रहे और सब लोगों के साथ ईद का जो दिन है इसको एंजॉय करें। तो यही मैं कहना चाहूंगा। अपने घर की याद आ रही है, घर वालों से कुछ कहना चाहेंगे? बात तो हो ही रही होगी वैसे। हाँ, बात तो होती जाती है, मोबाइल के जरिए व्हाट्सएप के जरिए बात होती जा रही है। और जैसे अफगानिस्तान में, सऊदी अरब में और जो कुछ और कंट्री आते उसमें कल ईद का पहला दिन था और इंडिया में मतलब आज ही था। तो कल हमारी बात हो गई है अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ और वहाँ भी मतलब बहुत शानदार तरीके से ईद को मनाया जा रहा है। और ईद की मतलब कुर्बानी की जो ये ईद होते हैं इसमें मतलब कुर्बानी करते हैं तो ज़्यादा लोगों ने कुर्बानी भी की है। और मतलब आज इंडिया में है तो हम यहाँ के जो दोस्त है उससे मिलेंगे, उसके साथ ईद सेलिब्रेट करेंगे। हाँ जी, बधाई आपको। उम्मीद करते हैं आपके मुल्क में जो है फिर से शांति बहाल हो। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपका क्या नाम है और क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम यासीन भट्ट है, मैं हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। सबसे पहले आप सभी को ईद उल अजहा की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। आज इस शुभ की घड़ी में पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को हम जो है विशेष तौर पर ईद की बधाई देना चाहेंगे और अमन और चैन के साथ जो है हमारे वातावरण रहे, हमारे प्रदेश का वातावरण रहे, देश का वातावरण रहे, ऐसी शुभकामनाएं देते हैं, ऐसी दुआ करते हैं। यहाँ से बच्चों से बात कर रहे थे। क्या नाम है आपका? जी जी रिहान है। हाँ रिहान, आज का मौका आपके लिए किस तरह का है? नमाज तो हो गई, अब क्या करेंगे आज? हम इसका नमाज तो हमने अदा कर लिया है, इसके बाद हम लोगों से मिलेंगे दोस्तों, उसके बाद हम घूमने जाएंगे ईद की खुशियों में, मतलब ईद की खुशियों में घूमते फिरते लोगों से मिल देंगे। लोगों से मिलेंगे। बधाई हो आपको। आपके लिए क्या मायने है, क्या पैगाम है आज का ईद उल अजहा का? ईद उल अजहा पे यही पैगाम है, पहले तो सारे देशवासियों प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई ईद की। और बस ईद के मौके पे यही पैगाम है कि आपसी भाईचारा बना रहे। जैसे कि प्रदेश में और देश में मुसलमानों के खिलाफ अफवाहें फैलाई जाती हैं, वैसा कुछ भी नहीं है। और मैं चाहता हूँ कि मतलब प्रदेश और देश का जो माहौल है वो शांत रहे और भाईचारा आपस में बना रहे। यही ईद के दिन हमारी दुआएं हैं। और जी रणबीर, आप वीडियो बनाते रहोगे या कुछ कहोगे भी? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद नवाज है। आपके लिए क्या मायने रखता है आज का? आज का दिन बहुत ही खास है, जो हमारे नबी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत का दिन है। और उनकी याद में जो उन्होंने अपने बेटे की कुर्बानी का मन बनाया, जो उनको ख्वाब में ताबीर हुई, तो उसी के मौके पर जो अल्लाह ने ये दिन बख्शा उनके जरिए, इसी आज खुशियों का दिन है। और जो देश में नफरतों का बाजार लगा पड़ा है उसको ख़त्म करने का दिन है। आज का दिन बहुत ही ख़ास है और सभी के लिए बहुत ख़ास है। सबको मुबारकबाद, सभी को ईद की बहुत बहुत, ईद उल अजहा की पूरे देश की जनता को बहुत बहुत मुबारकबाद। तो यहाँ पर देखिए आज का दिन बेहद खास है और अमन और जो अमन की दुआएं मांगी जा रही। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जुबैर है। जुबैर, क्या कहोगे? ईद मुबारक। ईद मुबारक आप सबको। तो आज क्या करोगे? आज ईदी तो नहीं मिलती आज, है ना? आज तो घूमेंगे। घूमेंगे? कहाँ जाएंगे? माल रोड। अच्छा, मॉल बिल्कुल घूमेंगे। बिल्कुल रणबीर, तो यहाँ बच्चे भी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं, बड़े भी ईद की नमाज अदा करने के बाद अमनो चैन की दुआ कर रहे हैं। राजेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, रणबीर भी हमें ईद से लेकर जुड़ी जानकारियां साझा कर रहे थे। रणबीर और राजेंद्र, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। और कुछ इसी तरह ईद का त्योहार पूरे देश भर के साथ साथ राजधानी और हिमाचल में भी मनाया जा रहा है। खबरों के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे और कुल्लू से इस वक्त की बड़ी खबर आपको देंगे, जहां आगे बढ़ते हुए कुल्लू से बड़ी खबर देंगे जहां मणिकरण घाटी में आसमानी बिजली गिरी है और शुंगचुंग टॉप पर यह बिजली गिरी है। 60 भेड़ और बकरियों की मौत की इसमें खबर है। बिजली की चपेट में भेड़ चालक भी आ गया है। युवक को अस्पताल में फिलहाल इलाज के लिए भर्ती कराया गया है।
मौके पर प्रशासन की टीम पहुंचेगी। कुल्लू में अब तक बिजली गिरने से 100 से ज्यादा भेड़ बकरियों की मौत हो चुकी है। तो इस पावन मौके पर एक दुखद खबर भी सामने आई है कुल्लू से, जहां मणिकरण घाटी में आसमानी बिजली गिरने की खबर है। जिस तरीके से लगातार मौसम करवट ले रहा है, मूसलाधार बारिशों का सिलसिला ऊपरी इलाकों में जारी है, वहीं शुंगचंग टॉप पर यह बिजली गिरी है। 60 भेड़ और बकरियों की मौत की खबर है। इससे पहले भी इसी तरीके से बाढ़ में भेड़ बकरियों की मौत की खबर आई थी और इस बिजली गिरने की चपेट में एक युवक भी आ गया है। अस्पताल में इलाज के लिए उसे भर्ती किया गया है। मौके पर प्रशासन की टीम भी जायजा लेने जाएगी। कुल्लू में अब तक बिजली गिरने से 100 से ज्यादा भेड़ बकरियों की जान जा चुकी है। थे शुंगचंग थाच में, ये कम से कम करीब ढाई एक की बात है। उस टाइम बारिश लगी थी और मैं बाहर निकला था, मतलब कि पानी घुसा था डेरे में। हम 3 आदमी थे, एक आदमी और अलग डेरे में था, हम 2 आदमी एक डेरे में थे। तो मैं पानी बाहर साइड करने के लिए निकला था तो एकदम से मतलब पड़ गई और आसमानी बिजली पड़ गई और मैं बेहोश हो गया। मुझे कुछ पता नहीं चला। कम से कम 3 3:30 बजे मुझे होश आई तो तब देखा तो बाहर सारी मतलब बेड़ी मरी थी, भाग गई थी सारी। तो सुबह ढूंढी तो 50-60 लगभग गायब हुई है, बाकी वहाँ पे मरी पड़ी है, बाकी उनका पता नहीं था। फिर बाद में साइड में मतलब कि दूसरी साइड जाके मिल गई वो, मतलब तब। तो ये भी एक पुजारी बताते हैं, ये एक और लड़का होता, तो ये भेड़ के पास गिर गए सारे। और भी वहाँ भी ये तो बता रहे कि कितना 950 सारी भेड़ें बकरी लोगों की 950 से गई थी। और यहाँ फोटो हैं, वो आप ले लें इनके, और फोटो भी लाए हैं। और सारी जगह पर माल बिखरा पड़ा हो। कितने मौत हुई है, क्या कुछ जानकारी दी जा रही है? लापता भी अब ये कह रहे हैं कि 50-60 तो लापता हैं और फिर इंजर्ड बहुत हैं। और मरी तो कोई तो इन्होंने गिनी, अब लगभग कोई 100 बोलता है, कोई 200 बोल रहा है। ये तो पक्का पता तो कल होगा। तो वेटनरी विभाग को आदेश कर दिए गए हैं, वो स्पॉट पे अपनी टीम के साथ जा रहे हैं। जितने भी मवेशियों की इसमें डेथ हुई होगी उस हिसाब से लोगों को राहत का प्रावधान किया जाएगा। अभी तक के लिए इसमें 4.5 लाख रुपए का लॉसेस का अनुमान लगाया गया है। सर घायल भी हुआ है, कौन था, क्या कौन कहाँ? हाँ जी, बकरियों के साथ जो था, इसमें जो एक लड़का था वो घायल है। उनको वहाँ से मेरे ख्याल से रेस्क्यू कर लिया गया है। उनको ज़्यादा चोटें नहीं आई हैं पर वो घायल हुए हैं। बकरियों का पोस्टमार्टम किया जाएगा वेटनरी विभाग द्वारा, और जिन बकरियों की डेथ एट्रीब्यूटेबल टू लाइटनिंग होगी उसमें जो हमारे प्रावधान है रिलीफ मैनुअल में, उसके हिसाब से बकरियों और भेड़ों का मुआवजा दिया जाएगा। और तुलसी भारती हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। तुलसी, ये दूसरा मौका होगा जब इस तरीके से बिजली गिरने की चपेट में कई मवेशी आ गए हैं और एक भेड़ चालक भी इसकी चपेट में आया है। क्या ताजा अपडेट मिल पाए हैं, क्योंकि प्रशासन की टीम भी मौके पर जाकर निरीक्षण करने वाली थी? तुलसी जी बिल्कुल जासमीन, देखिए ये जो मामला है ये पहला ही मामला है जो पिछले कल रात की अगर बात करें तो उससे पिछले कल की रात का है, इसलिए ये कोई दूसरा मामला नहीं है, पहले ये स्पष्ट कर दें। और दूसरी बात ये है कि जिस तरह से ये हादसा जो हुआ है मणिकरण घाटी के शुंगचंग जो टॉप है वहां पर ये हादसा हुआ, जहां पर लगभग जिस तरह से ये जो हादसा हुआ अभी तक ये जानकारी मिल पाई है कि सैकड़ों की संख्या में जो बकरियां हैं उनकी मौत हुई है। फिलहाल 60 भेड़ बकरियों की जो मौत की पुष्टि है वो जिला प्रशासन के द्वारा की गई है, लेकिन आज जो है वो पशुपालन विभाग की जो टीम है वो मौके पर रवाना हो गई है, क्योंकि ये 5 घंटे पैदल दूरी के बाद जो है ये शुंगचंग टॉप है जहां पर आज टीम पहुंचेगी, उसके बाद निरीक्षण किया जाएगा। और प्रशासन की तरफ से ये जानकारी दी है कि अभी तक जो है वो 4.5 लाख रुपए के नुकसान का आंकलन जो है वो किया गया है, और उसके बाद ये जो बकरियां मरी है उनकी संख्या और भी हो सकती है, जिसको लेकर आज टीम जो है मौके पर जाकर मौका करेगी और उसके बाद पुख्ती जो पूरी जानकारी है वो सामने आएगी। लेकिन जिस तरह से मौसम खराब होने के बाद इस तरह की घटनाएं जो बार बार हो रही है, कहीं ना कहीं इससे जो है पशुधन का नुकसान हो रहा है बड़े स्तर पर। और ये जो भेड़ बकरियों की मौत हुई है ये बताया जा रहा है कि लगभग 15 से 20 जो भेड़ पालक है उनकी ये बकरियां थी जिनको बड़े स्तर पर नुकसान हुआ। जी जासमीन।
ठीक है तुलसी, नजर आप बना के रखें किस तरीके से जो आप जानकारी दे रहे हैं कि पोस्टमार्टम कराया जाएगा, फिर उसके बाद नुकसान का और आंकलन किया जाना है और फिर जो मुआवजे की मांग यहां पर इन लोगों ने उठाई है वो किस तरीके से पूरी की जाएगी देखना अपने आप में काफी महत्वपूर्ण होगा। तुलसी, आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि बीते कल अल सुबह की यह घटना है और आज प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची है जहां पर इस नुकसान का आंकलन किया जाएगा और उसके बाद किस तरीके से आगे मुआवजे का प्रावधान किया जाए इस पर प्रशासन विचार करेगा। 60 भेड़ और बकरियों के मरने की इसमें खबर है। बिजली की चपेट में एक भेड़ पालक भी आ गया है और इलाज उसका अस्पताल में जारी है। और खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन रुकते हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। 16 चैनल्स। जीत को यकीनी बनाने के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की अपील की। उन्होंने इंतखाबात में नौजवानों की शिरकत पर जोर दिया। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने सांबा के जिला रामगढ़ असेंबली हल्के में आने वाले राजपुरा में जलसा रखा था। पार्टी के सीनियर लीडरों ने यहां अपने कारकुनों के साथ मीटिंग की। सरदार मनजीत सिंह ने इस इजलास की सदारत की। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सूबाई सरबराह मनजीत सिंह ने जम्मू कश्मीर इंतजामिया और बीजेपी हुकूमत को निशाना बनाते हुए कहा कि अपने मसाइल हल नहीं होने की वजह से जम्मू के लोग परेशान हैं। लद्दाख से बीजेपी रुकन पार्लियामेंट ने शोपियां के सर्किट हाउस में मुनक्कदा प्रोग्राम में शिरकत की। इस दौरान मोदी हुकूमत के 9 साल पूरे होने का जश्न मनाया गया। जेटी नामग्याल, बीजेपी के जनूबी कश्मीर इंचार्ज वीर सर्राफ, शोपियां के बीजेपी जिला सदर मोहम्मद यूसुफ और दीगर पार्टी कारकुनों के साथ यहां पहुंचे। आलमी यौम सिद्धार्थ मंशियात के मौके पर दारुल उलूम महमूदिया मेंढर में नशा हटाओ इंसानियत बचाओ के उन्वान से एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं। सीएम सुखू ने स्टेट अलाइड एंड हेल्थ केयर काउंसिल के ऑनलाइन पंजीकरण एवं नवीनीकरण पोर्टल का शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम ने ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट का मासिक मानदेय 10,000 रुपए से बढ़ाकर 20,000 रुपए करने की घोषणा भी की। यहां सीएम ने कहा कि प्रदेश में आउटसोर्स आधार पर कार्यरत पैरा मेडिकल के अन्य वर्गों का मानदेय भी बढ़ाया जाएगा। स्टेट अलाइड सर्विसेज का आज बच्चों का प्रोग्राम था और मुझे बड़ी खुशी है इस कार्यक्रम में आके। माननीय मंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी, माननीय हरीश जनाटा जी, माननीय संजय अवस्थी जी, हम सब लोग उपस्थित हुए और इन बच्चों के बारे में जब ये पता लगा कि जो ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट बच्चे होते हैं ये बेचारे डॉक्टर का टेस्ट देते, कई बार परिवार की स्थिति होती है कि ये दूसरी बार नहीं आना चाहते और ये अलाइड सर्विसेज ज्वाइन कर लेते हैं, तो इनको 10,000 रुपये आउटसोर्स में मिलता था। हमने इनका आउटसोर्स 10,000 से बढ़ाकर 20,000 रुपये कर दिया है ताकि बच्चे थोड़ा सा, जब शिमला शहर में तो 10,000 कुछ नहीं होता, और भी मेडिकल कॉलेजों में भी बच्चे या चाहे हमीरपुर में या चाहे कांगड़ा में है कहीं भी जाए, तो हमने उसको बढ़ाकर 20,000 किया है। और जो और भी अलाइड सर्विसेज है उनका भी हमने जो है 10,000 से आगे बढ़ा दिया है। उस बारे में प्रपोजल जो हमारी सेक्रेटरी से मेरी बात हुई है उसमें कर दिया जाएगा। तो इन आउटसोर्स पर लगे हुए बच्चों के लिए, अलाइड सर्विसेज में जो काम कर रहे हैं उनके लिए ये बढ़ाया गया। हमारी कंपनी ने ये एक पोर्टल तैयार किया है कड़ी मेहनत के बाद। इस पोर्टल के माध्यम से जितने भी पैरामेडिकल अलाइड सर्विसेज प्रोफेशनल्स हैं उन सभी प्रोफेशनल्स को घर बैठे सभी प्रकार के आवेदन, जैसे कि रजिस्ट्रेशन हो गया, रिन्यूअल हो गया, एनओसी, सभी प्रकार के आवेदन घर बैठे किए जा सकेंगे और उनकी आवेदन की स्थिति भी घर बैठे ऑनलाइन ही प्राप्त की जा सकेगी। इस इनिशिएटिव के माध्यम से जितने भी हमारे अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनको मोरल वैल्यू को बूस्ट मिलेगा। उनको एक हम स्मार्ट कार्ड इशू करेगी काउंसिल। इस स्मार्ट कार्ड के माध्यम से सभी प्रोफेशनल्स अपने आइडेंटिटी का एक गवर्नमेंट आइडेंटिटी प्रूफ उनको मिल जाता है। लेकर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सीएम सुखू पर निशाना साधा है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि प्रदेश में बारिश कहर बनकर बरस रही है और सीएम के पास आपदा प्रबंधन की तैयारियों की समीक्षा बैठक करने के लिए समय तक नहीं है। आज हमारी सरकार होती तो ठीक है, प्राकृतिक प्रकोप है, ये किसी के हाथ में नहीं, लेकिन उसके बावजूद राहत कार्य जहां भी नुकसान होता था प्राथमिकता के साथ हम विधायकों को, मंत्रियों को वहां पर भेजते थे और प्रशासन को भेजते थे। अभी इतनी सारी घटनाएं बारिश के कारण, बरसात के कारण हो गई, लेकिन अभी तक हिमाचल प्रदेश में जो एक मीटिंग होती है प्रिकॉशनरी स्टेप लेने के लिए मानसून से पहले,
बर्फ से पहले कि क्या क्या चीजें हो सकती है, अभी तक मुख्यमंत्री को उसके लिए समय ही नहीं मिल पाया। हमारा टूरिस्ट का सीजन चला हुआ, टूरिस्ट कोई इस नाले में फंसा हुआ, कोई उस नाले में फंसा हुआ, और उधर से जब मंडी और पंडोर के बीच में सड़क बंद हो गई, केलोधार से होकर के कोई 1000 गाड़ी गई, सारी गाड़ियां वहां से निकली। और कुछ लोगों ने हमको फोन करके संदेश दिए कि और कुछ लिए पानी बच्चे गाड़ी में 7 घंटे से बैठे हुए, आगे रास्ता बंद है, पीछे भी रास्ता बंद है, न खाने को है न पीने को है। डिप्टी कमिश्नर मंडी को फोन किया, मैंने कहा कि कम से कम पानी का इंतजाम करो, कुछ फ्रूट्स लेकर के जो गाड़ियां फंसी हैं उसमें लोगों को पहुंचाने की कोशिश करो, तब जाकर के उस दिशा में कदम उठाओ। खबर आपको बता रहे हैं, जहां बलियाना गांव में शादी समारोह में एक हादसा पेश आया है। शादी में हर्ष फायरिंग से यह हादसा हुआ है। दुल्हन के चाचा को यह गोली लगी है। पीजीआई चंडीगढ़ उन्हें त्वरित प्रभाव से रेफर किया गया। दुल्हन का भाई फायरिंग कर रहा था। पुलिस ने आरोपी की बंदूक जब्त कर ली है। तो इस वक्त की बेहद अहम खबर आपको दे रहे हैं। देहरा के बलियाना गांव में शादी समारोह में हर्ष फायरिंग से दुल्हन के चाचा को गोली लगी है। पीजीआई चंडीगढ़ उन्हें इलाज के लिए रेफर किया गया है। पुलिस के पास मामला पहुंच चुका है और आरोपी की बंदूक को जब्त कर लिया गया है। प्रदेश के कई जल विद्युत परियोजनाओं में विद्युत उत्पादन शुरू हो चुका है। मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा कि नदियों के पानी में गाद भरने के चलते कुछ परियोजनाएं प्रभावित हुई थी, जिसके चलते डीसेटलिंग के लिए 10 से 12 घंटे के लिए बिजली उत्पादन रोकना पड़ा था, लेकिन अब उत्पादन सामान्य चल रहा है। उन्होंने कहा कि प्रतिदिन तय क्षमता से 10% ज्यादा उत्पादन किया जा रहा है। अभी जो ये अर्ली मानसून्स हैं, अर्ली मानसून्स की वजह से जो अनप्रेसिडेंट ये रेनफॉल हुआ है, इसमें कोई भी ऐसा पावर हाउस को हमारे जो योजनाएं हैं, बेशक वो साबड़ा कुंडू है, सैंज है, काशंग है, जो ये तो बिजली बोर्ड के हैं, और लारजी है, बावा, गिरी, बसी, ये सारे जो हमारे ऑलरेडी जनरेशन में हैं, तो इनमें कुछ जगह डीसिल्टिंग का एक समय था कि जिस वजह से डैम से पानी छोड़ा गया है। तो 10-12 घंटे का जो एक पीरियड रहता है जिसमें जनरेशन रुकी है, लेकिन उसके साथ में डीसिल्टिंग जो बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट डैम का रहता है वो भी हुआ है। और ख़ास तौर पे जहाँ तक जनरेशन की बात है, जनरेशन ओवरऑल जो सरकारी प्रोजेक्ट्स है उसमें भी इम्प्रूव हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और पूर्व बीजेपी अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने न्यूज 18 से खास बातचीत में सुखू सरकार पर बड़ा हमला बोला। सतपाल सत्ती ने सरकार पर फिजूल खर्ची का आरोप लगाया और कहा कि सीएम सुखविंदर सिंह आर्थिक सुधार के नाम पर बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ असंवैधानिक तरीके से सीपीएस की नियुक्ति कर हिमाचल की जनता पर आर्थिक बोझ भी डाला जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में इन दिनों सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में फाइनेंशियल मैनेजमेंट को लेकर वाद विवाद चला हुआ है। आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व में हिमाचल प्रदेश सरकार के वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे सतपाल सत्ती, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी लंबे समय तक रहे हैं और वर्तमान में ऊना से विधायक भी हैं। सत्ती साहब, कैसे देखते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट सरकार की? हालांकि मुख्यमंत्री का दावा है कि अब प्रदेश को सेल्फ डिपेंडेंट बनाने की कोशिश है, चाहे वो वाटर सेस लगा के धन एकत्रित करने की बात हो या फिर एक्साइज पॉलिसी जो स्टेट गवर्नमेंट की इम्प्रूव की है उसको लेकर। पिछले 6 महीने का जो कार्यकाल इस प्रदेश गवर्नमेंट का है, उससे पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर निराशा का वातावरण तैयार हुआ है, क्योंकि लोगों ने बहुत उम्मीदों के साथ एक अच्छी भली चलती हुई गवर्नमेंट को, भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट को हटाया और इन्होंने जो उम्मीदें बांधी थी लोगों के ऊपर कि हम लोग 10 गारंटियाँ आपको पूरी करके देंगे, अब कोई व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा है। लोगों को जहाँ तक उकसाया गया, जिस दिन कैबिनेट बनेगा उसी दिन 25 लाख महिलाओं के खाते में 1500 रुपया पेंशन आनी शुरू हो जाएगी। अगले महीने से गोबर खरीदना शुरू करेंगे और ओपीएस का मामला था, उसको इन्होंने ज़रूर उसमें लागू किया है, लेकिन उसमें भी रोज़ अखबारों में हम लोग पढ़ते हैं अलग अलग कारपोरेशन, अलग अलग बोर्ड्स, अलग अलग कर्मचारी एनपीएस ओपीएस में उलझे पड़े हैं। 12-13 हज़ार लोग रिटायर हो गए जिनके ऊपर उसका कोई
पता नहीं है कि उनको मिलेगा या नहीं मिलेगा। और उसके साथ साथ जो इनका उसमें भी 3-4 महीने का समय लगाना और उसको सीधा लागू ना करना और घुमा करके वो सारी चीज़ों को करना, उसके कारण अलग अलग बयानबाजियां आज भी कर्मचारियों के लीडर्स की हम लोग अखबारों के अंदर पढ़ते हैं। मंत्री जी कह रहे हैं कि अगर पिछली 30 वर्षों की सरकारों ने हिमाचल प्रदेश में रिसोर्स बढ़ाने की कोशिश की होती, पैसा जनरेट करने की कोशिश की होती, तो आज प्रदेश की हालत नहीं होती, इतना कर्ज नहीं होता। अब नरेंद्र मोदी जी ने अरबों रुपए के प्रोजेक्ट दे करके हिमाचल प्रदेश को अरबों रुपया रोड्स की स्ट्रेंथनिंग, बाइंडिंग और 4 लेन बनाने के लिए जो दिया है, टनल्स बनाने को दिया है, उसके ऊपर नहीं बोलते हैं। तो उसके नाते मेरा ये कहना है कि जो कर्ज का मामला है उसको कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन वो कंट्रोल संविधान से परे हट करके CPS बना करके नहीं होगा। आज मैं हिमाचल प्रदेश में देखता हूँ हर आदमी पायलट लेकर के चला हुआ। पुलिस वालों को चोर पकड़ने का समय नहीं है, पुलिस वालों के पास अपराधियों को पकड़ने का समय नहीं है। जहाँ जहाँ से CPS गुजरते हैं, जहाँ जहाँ से मंत्री गुजरते हैं, सब लोग पायलट की व्यवस्था सड़कों के ऊपर खड़ी होती है। लोग थानों में जाते हैं, थाने खाली पड़े हैं। लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है हिमाचल प्रदेश में 5 व्यक्ति ही पायलट के लिए हैं कानूनी दृष्टि से, 5 व्यक्ति। चीफ जस्टिस हिमाचल प्रदेश, मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश, महामहिम दलाई लामा जी और उसके साथ साथ स्पीकर साहब, इस तरह से जो गवर्नर महोदय, राज्यपाल महोदय। लेकिन आज हर व्यक्ति पायलट लेकर के घूम रहा है, CPS भी पायलट लेकर के घूम रहे हैं। अब किसने उनको पायलट अलाउ किया है? तो मुख्यमंत्री जी को देखना चाहिए जे फालतू का खर्चा कहाँ से हो रहा है। बिल्कुल, तो भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और ऊना से विधायक सतपाल सत्ती हमारे साथ थे और जमकर हमले इन्होंने प्रदेश सरकार के ऊपर बोले। शिमला से राजेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल। और इसी के साथ नमस्ते हिमाचल में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ।